इंदौर के एक छोटे से घर के बाहर एक कार खड़ी थी। मोहल्ले के लोग उस घर के अंदर निकलते हुए ताका झाकी करने की कोशिश कर रहे थे और अंदर एक 29 साल की लड़की साड़ी पहने अपनी पलकें झुकाए बैठी थी और कुछ लोग उसके आसपास उसको घेर के बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। सामने एक बड़ी उम्र का लड़का बैठा था जो उस लड़की को ही बार बार चोर नज़रों से देख रहा था, या फिर शायद उस लड़की के उसको देखने का वेट कर रहा था। लेकिन उस लड़की ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं उठाई। कोई उससे कुछ बोलता तो वो बस हाँ हूँ में जवाब दे देती। तभी उस लड़की की माँ आदिति जी ने अपने सामने बैठी महिला से बोली, तो हम ये रिश्ता पक्का समझे। सामने बैठी उस महिला ने एक नज़र अपने पति और फिर उस लड़के की तरफ देखा तो दोनों ने पलकें झपका दी। फिर वो महिला सुधा जी आदिति जी से बोली, हमें मंजूर है, एक बार आप अपनी बेटी विशाली से भी पूछ लीजिए। तभी एक कड़क आवाज़ गूंजी। वैशाली के पापा मनोज जी बोले, हमारे घर में लड़कियां फैसला नहीं लेती, जो बड़े फैसला लेते हैं वही घर का फैसला होता है। वैशाली की झुकी आंखों में नमी आ गई। तभी लड़के के पापा विपिन जी बोले, ये तो आपने अच्छे संस्कार दिए हैं बच्ची को, वरना तो आजकल की लड़कियां सीधा घर से भागी जाती है। मनोज जी फिर अपनी तेज़ आवाज़ में बोले, हमारे घर में अगर किसी लड़की ने ऐसा ख्याल भी लाया तो वह अच्छे से जानती है उनकी समाधि घर के बाहर होगी। अंदर डोर के पीछे छुपके खड़ी दो लड़कियां डर सी गई। विपिन जी मुस्कुरा दिए और बोले, हम बहुत भाग्यशाली है जो आपके घर की बेटी हमारे घर की बहू बन के आएगी। वैशाली सबकी बातें सुन के अपने मन में व्यंग सी हंसी हंसती, बहू बहू ही तो समझते हैं, कोई बेटी क्यों नहीं बोलता। वैशाली अपने मन में सोच ही रही थी कि वैशाली की मम्मी ने वैशाली के हाथ में मिठाई की प्लेट ज़बरदस्ती पकड़ाते हुए कहा, चलो अब सबका मुंह मीठा कराओ। वैशाली को तो अब आदत हो गई थी वेटर बनने की। ये उसके लिए 49वां रिश्ता आया था और वैशाली भी जानती थी कुछ ही देर में ये लोग भी उसको मना करके चले जाएंगे। लेकिन फिर भी वो सिर नीचे करके उठी और बारी बारी सबके आगे प्लेट करने लगी। आदिति जी ने भी वैशाली के तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। बहुत संस्कारी है मेरी बेटी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। अगर आपको पसंद ना होगा तो अपनी सरकारी नौकरी भी छोड़ देगी। आप तो ये समझ के चलिए एक सुशील बहू अपने घर लेकर जाएंगी यहाँ से। वैशाली फिर मन में हंस पड़ी और बोली, सरकारी नौकरी की तो वजह से इतने रिश्ते आते हैं, वरना तो मेरे घर वाले फांसी दे देते मुझे। और बहू क्यों, सीधा नौकरानी बोलो ना। वैशाली मिठाई की प्लेट लेकर लड़के के पास तक आ गई थी कि लड़के ने मिठाई उठाते हुए वैशाली के हाथ को छू लिया। वैशाली ने तुरंत नज़रें उठा के उस लड़के को देखा तो उसकी आंखों में एक बार फिर नमी तैर गई। वो 45 साल का आदमी था। उस आदमी ने वैशाली को देख के आंख मार दी और अपना विजिटिंग कार्ड वैशाली के हाथ में पकड़ा दिया और कॉल करने का इशारा किया। वैशाली ने अपनी नज़रें झुका ली, फिर शांति से आके अपनी माँ के पीछे खड़ी हो गई। तो लड़के वाले खड़े हो गए और लड़के की माँ सुधा जी हाथ जोड़ते हुए बोली, तो बहन जी अब हमको इजाज़त दीजिए, हमको आपकी बेटी बहुत पसंद आई। बस घर जाके पंडित जी से सीधा शादी का मुहूर्त निकलवा के आपको 1-2 घंटे में कॉल करके बता देते हैं। सभी के फेस पर मुस्कान आ गई। आदिति जी ने लड़के वालों को विदा कर दिया। लड़के वालों के जाते ही डोर के पीछे 2 लड़कियां छुपी थी, वो बाहर आ गई। जो नाश्ता बचा था वो जल्दी जल्दी उठा के कुछ खाया और कुछ अपने हाथों में भर लिया कि तभी आदिति जी और मनोज जी अंदर आई तो सब सुन होकर खड़े हो गए। मनोज जी ने एक नज़र वैशाली को घूर के देखा और आदिति जी से बोले, इस लड़की से बोल दो, इतनी मुश्किल से कोई लड़का तैयार हुआ है, अभी पंडित जी जो रस्म और रिवाज बोले शांति से बिना मुंह बनाए कर दे। आदिति जी ने अपना सिर हामी हिला दिया। मनोज जी अपनी किराने की दुकान जाने के लिए अपना फ़ोन और स्कूटी की चाबी उठाते हुए घुमा के वैशाली को ताना मारते हुए बोले, कुछ शुभ काम होता है तो पहले ये मुंह बना के बैठ जाती है, इसकी काली नज़र पहले काम को बिगाड़ देती है। वैशाली चुपचाप सिर नीचे करके खड़ी थी। शायद ये उसके लिए कुछ नया नहीं था। 7 साल से वो यही ताने और गालियाँ ही तो सुन रही थी। मनोज जी ताना मारते हुए घर से निकल गए कि वो दोनों लड़कियां खुशी से उछलने लगी और आपस में बोली, अब इस मंगली की शादी हो जाएगी तो हमारा नंबर भी लग जाएगा। वैशाली ने अपनी दोनों बहनों को एक दर्द भरी मुस्कान के साथ देखा, फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगी।
कि घर का लैंडलाइन फ़ोन बजा। आदिति जी ने फ़ोन उठाया तो दूसरी साइड की बात सुन के वो रोने लगी और बोली, बहन जी कोई तो उपाय होगा, एक बार पंडित जी से बात करके देखिए। पर कॉल कट चुका था आदिति जी की। बस इतनी सी बात सुन के वैशाली समझ गई थी लड़के वालों का फ़ोन था और उन्होंने भी शादी के लिए मना कर दिया। अब उसकी मार खाने की बारी आ गई। उसका सोचना था कि आदिति जी गुस्से से बेलन लेकर आई और वैशाली को मारते हुए बोली, डायन तुम मर क्यों नहीं जाती, ऐसी मांगलिक है तू कि बड़े से बड़ा मांगलिक लड़का भी तेरे से शादी करने के बाद संकट में आ जाएगा। 29 साल की हो गई है पर शादी का पता ठिकाना नहीं है। तेरी वजह से तेरी ये दोनों बहनें पड़ी हुई है, तेरी वजह से तेरे भाई की शादी नहीं हो पा रही है। लड़के वाले बोलते हैं जिस घर में 3-3 कुंवारी लड़कियां हो उस घर में अपनी लड़की नहीं देंगे। अब क्या बताऊं उन लोगों को, यह मांगलिक लड़की जो पड़ी है इस घर में हमारा नाश करने के लिए। आदिति जी बस वैशाली को बुरा भला कहते हुए मारते जा रही थी और वैशाली चुपचाप बस आंखें भींचते हुए दर्द सह रही थी। दर्द मार पड़ने का नहीं, अपनी ही माँ से इतनी जली कटी बातें सुनने का था। वो मांगलिक थी, इसमें उसका क्या दोष था। उसके मंगल दोष को दूर करने का कोई उपाय नहीं था तो उसकी क्या गलती थी। लेकिन सब तो उसको और उसके नसीब को ही दोष देते थे। वैशाली शांत खड़ी सिर नीचे करके मार खा रही थी। उसको अब मार खाने की भी आदत पड़ चुकी थी। आदिति जी वैशाली को मारते हुए थक गई तो वही थक के चेयर पर बैठ गई और बोली, तू चली जा यहाँ से, तुझे कोई लड़का पसंद हो तो भाग जा उसके साथ, बस हमारा पिंड छोड़ दे। तेरी वजह से तेरी इन दोनों बहनों की शादी नहीं हो पा रही। तू तो है ही मनहूस, पर तेरी वजह से इन दोनों की शादी की उम्र निकलती जा रही है। तेरा भाई, ये लड़कियां सब तेरी वजह से बैठे हैं। चली जा, कहीं भी जाके मर, बस चली जा, वरना मैं मर जाऊंगी। बोलते हुए आदिति जी का गला सूखने की वजह से खांसने लगी। वैशाली की दोनों बहनें आगे आई और वैशाली को घूरते हुए आदिति जी को लेकर अंदर चली गई। अब वैशाली अपने आप को रोक नहीं पाई और ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ के रोने लगी। उसको आज अपनी माँ की बातें ज़रूरत से ज़्यादा बुरी लग रही थी। वो भी तंग आ चुकी थी इन सब चीज़ों से। 5 साल से कोई उसे ठीक से बात नहीं करता था। उसको हर बार ऐसा फील करवाया जाता था सब दुखों की वजह वो है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो अपनी जान खुद ले सके। अगर ऐसा होता तो वो कब का अपनी जान दे चुकी होती। उसने एक बार नींद की गोलियां खा भी ली थी, लेकिन उसको इतनी उल्टियां हुई कि सारी दवा निकल गई और दवा का उल्टा रिएक्शन हुआ। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि घर वालों को मजबूरी में उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा और वहाँ डॉक्टर ने तुरंत उसको चेक करके बोल दिया, इन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां ली है, इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है, ये पुलिस केस है, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। जैसे तैसे डॉक्टर को समझाया, ये गलती से हुआ, आप पुलिस को मत बुलाओ। बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद वो डॉक्टर माना और वैशाली को घर आके जिन चीज़ों का सामना करना पड़ा वो तो भगवान दुश्मन तक को ना दिखाई। तब से जो घर वाले उससे थोड़ी बहुत बात कर लेते थे बिल्कुल बंद हो गई। वो घर की नौकरानी और घर पर लाके पैसे देने वाली मशीन बनकर रह गई। वैशाली ने अपनी हिम्मत जुटाई और हॉल में फैले नाश्ते के बर्तन उठाने लगी। यही तो काम था उसका। सुबह पहले जल्दी उठ के घर का सारा काम निपटाओ, फिर पूरे दिन का 5 लोगों का खाना बना के रख के स्कूल जाओ, फिर जब 3 बजे वापस आओ तो खाए पिए सारे बर्तन धो, फिर शाम के खाने की तैयारी करके फिर रात के सारे बर्तन करके सोने जाओ। वो अकेली 5 लोगों का सारा काम करती थी। वजह बस थी वो एक मांगलिक थी, घोर मांगलिक। उसके लिए 21 साल के होते ही लड़का ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन आज वो 29 साल की थी। उसके लिए कोई लड़का नहीं मिला। वो एक सरकारी टीचर है, इसलिए रिश्ते भी आते रहते थे, लेकिन जब कुंडली मिलाई जाती है तो सब मना करके चले जाते थे। उसने आज तक पंडितों के कहने पर अनगिनत पूजा की होगी, कभी पेड़ से शादी की तो कभी बकरे से शादी, लेकिन उसकी कुंडली में कोई असर नहीं पड़ा। उसका मंगल वही का वही रहा। अगर देखा जाए तो उसकी अभी तक 3 शादियां हो चुकी है, पर पेड़ और जानवरों से। वैशाली सारा काम निपटा के अपने कमरे में आ गई, लेकिन अभी भी उसके कानों में अपनी माँ की आवाज़ गूंज रही थी। उसके बोले वो कटु वचन उसके दिल को कुचल रहे थे। वैशाली ने कुछ सोचा और सो गई। शाम वैसे ही हो गई थी और उसने सबका खाना बना के रख भी दिया था और रोने की वजह से वो गहरी नींद में सो गई थी
और गुस्से की वजह से किसी ने उसको रात के खाने के लिए उठाया तक नहीं। सुबह वैशाली की नींद खुली तो वह अपने कामों में लग गई, पर आज उसके लिए एक और काम बड़ा हुआ था। रात के खाने के बर्तन जो वो सो गई थी तो कर नहीं पाई। वैशाली ने जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया और अपने स्कूल के लिए बस स्टैंड निकल गई। वैशाली स्कूल पहुंची तो वो आज थोड़ा लेट हो गई थी, तो प्रेयर हो चुकी थी। वैशाली ने अपनी एंट्री की और जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ जाने लगी तो एक 29 साल का लड़का भागते हुए आया और वैशाली के साथ चलते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। वैशाली मुस्कुरा के बोली, गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। दोनों के सरनेम मिश्रा थे। दोनों ही एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते थे। वो लड़का अजीत वैशाली से थोड़ा सा कुचा के बोला, कल आपने छुट्टी ली थी। वैशाली बिना किसी हाव भाव के बोली, हाँ लड़के वाले देखने आए थे। अजीत का मुंह उतर गया, फिर भी वो अपनी बात आगे बोला, तो रिश्ता पक्का हो गया। वैशाली बिना किसी हाव भाव के बोली, नहीं। अजीत के फेस पर फिर मुस्कान आ गई और बोला, अच्छा लंच में मिलते हैं, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वैशाली की क्लास आ गई थी तो उसने भी बस ऐसे ही ओके बोल दिया और अपनी क्लास के अंदर चली गई। लंच टाइम में वैशाली और अजीत कैंटीन में आमने सामने बैठे थे। अजीत थोड़ा घबरा रहा था तो थोड़ा शर्मा भी रहा था। वैशाली बुक में कुछ देख रही थी कि अजीत ने वैशाली के हाथ में पकड़ी हुई बुक बंद कर दी। वैशाली अजीत को देखने लगी तो अजीत हिम्मत जुटा के बोला, मुझे तुमसे थोड़ी पर्सनल बात करनी थी। वैशाली बोली, हाँ बोलो। अजीत अपनी फिंगर क्रॉस करके बोला, वो हम दोनों सेम एज के हैं, हमारा प्रोफेशन भी एक है, हम दोनों अच्छे सरकारी स्कूल में अच्छी सैलरी पैकेज के साथ काम कर रहे हैं, मैं अच्छे से सेटल हूँ, तो वो मैं तुमसे। आगे बोलते हुए अजीत के शब्द लड़खड़ाने लगे, लेकिन वैशाली समझ चुकी थी अजीत क्या बोलना चाहता है, तो वो खुद ही बोली, तो तुम मुझसे प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो। अजीत थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वैशाली एक सपाट लहजे में बोली, मैं शादी के लिए रेडी हूँ। अजीत खुशी से फूले नहीं समाये, पर वो कुछ बोलता उससे पहले वैशाली बोली, बोलो तो अभी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। अजीत शौक हो गया और बोला, अभी शादी? वैशाली बोली, हाँ, मुझे इतना तामझाम नहीं पसंद, जितना शादी में खर्चा करेंगे उतना अपने फ्यूचर के लिए जोड़ लेंगे, अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ सेविंग कर लेंगे जो आगे बुढ़ापे में उनके काम आएगी। अजीत मुस्कुरा के बोला, तुम्हारी यही सादगी मेरा दिल ले गई। वैशाली ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो अपनी बात आगे कंप्लीट करते हुए बोली, लेकिन मैं घोर मांगलिक हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्योंकि मेरे ग्रह दशा के हिसाब से शादी होते ही मेरे पति के जीवन में संकट ही संकट होंगे और हो सकता है वो 1 महीने के अंदर मर जाए। अजीत सीरियस हो गया और बोला, तुम पागल हो गया? पढ़ी लिखी होकर इन सब बातों में विश्वास करती हो? वैशाली एक दर्द भरी मुस्कान मुस्कुरा दी और बोली, मेरे मानने या ना मानने से क्या होता है, तुम एक बार अपने पेरेंट्स से बात कर लो, अगर वो हाँ बोल देते हैं तो आज ही शादी कर लेते हैं। अजीत मुस्कुरा दिया और बोला, बस 5 मिनट रुको, मैं अभी अपने घर पर बात करता हूँ, देखना वो तुरंत मान जाएंगे। वैशाली ने बस अपना सिर हिला दिया, पर वो मन में हंस रही थी। अजीत चला गया तो वैशाली फिर से अपनी बुक में कुछ पढ़ने लगी। वो बैठी ज़रूर वहाँ थी, लेकिन वो जानती थी अब शायद अजीत वापस नहीं आएगा। वैशाली बैठी अजीत का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन 5 मिनट की जगह आधा घंटा हो गया था, लेकिन अजीत वापस नहीं आया था। वैशाली भी अब उठ के सीधा प्रिंसिपल रूम में चली गई। वो तो वैसे भी जानती थी लड़का तैयार हो जाए, लेकिन इसके घर वाले कभी तैयार नहीं होंगे। कुछ ही देर में वैशाली प्रिंसिपल के सामने खड़ी थी और उनके कुछ बोलने का वेट कर रही थी। प्रिंसिपल अपने कंप्यूटर में देखते हुए बोली, सॉरी वैशाली, कहीं कोई वैकेंसी खाली नहीं है, मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कहीं और नहीं कर सकता। वैशाली रिक्वेस्ट करते हुए बोली, सर प्लीज़, आप अगर मेरी पोस्ट घटा के भी मेरा ट्रांसफ़र करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रिंसिपल सर बोले, वैशाली, मुझे नहीं पता तुम ट्रांसफ़र क्यों चाहती हो, जबकि तुम्हारा घर यही है। बहुत से लोगों को अपने घर के पास ट्रांसफ़र लेने में सालों लग जाते हैं और तुम दूर जाना चाहती हो। वैशाली बोली, सर मेरी पर्सनल प्रॉब्लम, प्लीज़ सर कहीं भी ट्रांसफ़र दो किसी भी गांव या शहर, कहीं भी चलेगा। प्रिंसिपल सर बोली, लेकिन वैकेंसी भी तो होनी चाहिए। वैशाली हताश हो गई और फिर कुछ सोच के अपनी ज़िंदगी का पहली बार खुद फैसला लेते हुए बोली, सर फिर मैं ये जॉब छोड़ना पसंद करूँगी।
प्रिंसिपल शौक हो गए और बोले, तुम सरकारी नौकरी छोड़ोगी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। वैशाली बोली, सर मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आप मेरा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो मैं रिज़ाइन दे देती हूँ। प्रिंसिपल बोले, पर ये बहुत गलत डिसीजन ले रही हो तुम, 1 साल और वेट कर लो, कोई ना कोई वैकेंसी ज़रूर खाली होगी और जैसी कोई भी पोस्ट खाली होती है मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र कर दूंगा। वैशाली ने पेन और पेपर लिया और रेजिग्नेशन लेटर लिखते हुए बोली, थैंक यू सर, पर मेरे पास 1 साल का टाइम नहीं है। प्रिंसिपल बोले, जॉब छोड़ दोगी तो क्या करोगी? वैशाली बोली, कहीं भी जाके प्राइवेट स्कूल में जॉब कर लूँगी सर। बोल के वैशाली ने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया और प्रिंसिपल रूम से बाहर आके स्कूल से बाहर जा ही रही थी कि सामने से अजीत भी आ रहा था। जैसे ही अजीत ने वैशाली को देखा, अपना रास्ता बदलने लगा। वैशाली मुस्कुरा दी और अजीत को रोकते हुए बोली, अजीत 1 मिनट। अजीत रुक तो गया, उसको बहुत अजीब लग रहा था, उसकी नज़रें नीची थी। वैशाली ने अजीत को देखते हुए कहा, तुमको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है और तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कभी कोई फैसला मत लेना। अजीत ने नज़रें उठा के वैशाली को देखा तो वैशाली अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। अजीत ने भी वैशाली से हाथ मिला लिया। वैशाली ने फिर उसको बाय किया और बाहर निकल गई। अजीत उसे पूछना चाहता था वो कहाँ जा रही है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो भी अपनी क्लास में चला गया। वैशाली घर आई तो उसकी एक बहन कॉलेज तो दूसरी बहन प्राइवेट जॉब पर जा चुकी थी और उसका भाई भी अपनी जॉब पर और पापा अपनी शॉप पर। वैशाली इतनी जल्दी आ गई तो आदिति जी उसे थोड़ा सवालिया निगाहों से देखने लगी, लेकिन कुछ बोली नहीं। वैशाली अपने कमरे में आई और एक बैग में अपने थोड़े से कपड़े और कुछ बुक्स पैक की और बाहर आदिति जी के पास आके उनके पैर छूने लगी तो आदिति जी 2 कदम पीछे हो गई। वैशाली ने आदिति जी जिस जगह खड़ी थी उस जगह के पैर छू लिए और खड़े होकर बोली, मम्मी मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, बहुत दिन से प्रिंसिपल सर बोल रहे थे, लेकिन मैं ही जैसे तैसे टाल रही थी, लेकिन अब नहीं गई तो जॉब चली जाएगी, इसलिए जाना पड़ रहा है। ट्रांसफ़र उज्जैन में हुआ है तो त्यौहार और छुट्टियों में आती रहूँगी। आदिति जी मुंह टेढ़ा करके बोली, कोई ज़रूरत नहीं, अच्छा हुआ तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया। मैं सोच ही रही थी इसको घर से दूर कहाँ भेजूँ, तुम चली जाओगी तो कम से कम तुम्हारी बहनों की शादी झूठ बोल के तो करवा दूँगी कि 2 ही बेटियाँ थी मेरी। वैशाली का कलेजा कटने को आ गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया और बोली, माँ ट्रेन का समय हो रहा है, मैं चलती हूँ। बोल के वैशाली बड़े कदमों से अपना बचपन अपने माँ बाप का घर छोड़ के आगे बढ़ गई और करती भी क्या, उसको यही रास्ता सही लगा। बाकी महाकाल जाने उन्होंने उसकी किस्मत में क्या लिखा है। वैशाली ने एक बार पलट के अपने घर को देखा तो आदिति जी ने पहले ही डोर बंद कर दिया था। वैशाली की आंखों से आंसू निकल गए और फिर भी वो भगवान का नाम लेकर अपने इष्ट देव की नगरी के लिए निकल गई। वैशाली महाकाल की भक्त थी, इसलिए उसने उनकी ही नगरी जाने का सोचा। जब किस्मत महाकाल ने लिखी तो आगे भी वही उसकी ज़िंदगी संभालेंगे। आखिर है तो हम सब उनकी संतान, कब तक अपने बच्चों को तकलीफ में देखेंगे। वैशाली ट्रेन में बैठी थी, जैसे जैसे ट्रेन छूट रही थी वैसे वैसे उसके आंसू निकलते जा रहे थे। उसको अपना घर, परिवार, अपना बचपन सब पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा था। जल्दी ट्रेन पटरी पर भागने लगी। वैशाली ने अपने आप को संभाल लिया और अपनी बुक निकाल के पढ़ने लगी कि सेकंड स्टॉप पर उसके सामने वाली सीट पर एक लड़का कान में हेडफोन लगाए आया और अपना सामान ऊपर रखने लगा तो गलती से वैशाली का पैर उसको लग गया। वैशाली ने तुरंत बुक से नज़रें हटा के उस लड़के को देखा और माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी भैया। उस लड़के की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से वैशाली के सामने वाली सीट पर बैठ गया और बोला, भैया? कौन भैया? वैशाली नासमझी से उसे देखने लगी। वो लड़का इधर उधर देखते हुए बोला, कोई और भी है क्या यहाँ जिसको तुम भैया बोल रही हो? वैशाली इस बार सपाट लहजे में बोली, नहीं, मैंने आपको बोला। वो लड़का अपना सिर गोल गोल घुमाने लगा और बोला, पाप, घोर पाप, ऐसे हर लड़के को भैया नहीं बोलते, बहुत गलत बात है। वैशाली ने अपनी आईब्रो चढ़ा ली। वो लड़का फिर बोला, मेरा नाम शिव है और मुझे शिव नाम से ही बुलाना, और हाँ, आगे से किसी भी लड़के को कभी भैया मत बोलना। अब वैशाली ने भी कन्फ्यूज़न से पूछ लिया, क्यों? शिव बेचारगी से बोला, अरे यार, सबको भैया बना लोगी
तो बॉयफ्रेंड किसको बनाओगी? भाई शब्द बस बोलने के लिए थोड़ी ना होता है। अब सोचो, तुम्हारा दिल मेरे पर आ गया और मेरा दिल तुम्हारे पर, लेकिन तुमने भैया बोल के रिश्ता ही कुछ और घुमा दिया। अब बताओ आगे क्या होगा? इसलिए नो भैया, ओनली अपने सगे ब्रदर को ही भाई बोलना। वैशाली उस लड़के को आंखें बड़ी करके देख रही थी कि शिव अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, यार पता है हैंडसम हूँ, पर ऐसे मत देखो, मैं काला पड़ गया तो सोचो तुमने इतनी प्रीटी गर्ल ने मुझे भाई बना लिया, काला पड़ गया तो दूसरी मिलना मुश्किल पड़ जाएगा। एक लड़की के अपने हाथों से जाने के बाद मैं और लड़कियां जाने का चांस नहीं ले सकता। वैशाली ने अपना सिर नामी हिला दिया और फिर बुक पढ़ने लगी। शिव फिर उसकी बुक में नोक करते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वैशाली चिढ़ के बोली, तुमसे मतलब? शिव बच्चों सा बोला, यार प्लीज़ अब तो भाई बोल दिया, ये लड़कियां वाले नखरे मत करो। वैसे भी गर्लफ्रेंड बनोगी ऐसा नहीं पूछा, नाम पूछा है बस। वैशाली ने शिव को घूरते हुए कहा, तो क्यों पूछा है? मैंने पूछा था तुम्हारा नाम। शिव मुंह बना के बोला, यार तुम पक्का टीचर होगी, तभी ऐसी बोर हो और बोर बातें कर रही हो। इतना लंबा सफ़र क्या गर्मी में उबल उबल के निकालेंगे? वैशाली ने आंखें छोटी कर ली और बोली, देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो वरना टीटी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। शिव बोला, यार तुम सच में टीचर हो ना? वैशाली शिव को घूरने लगी तो शिव बोला, बोलो ना यार, तुम सच में टीचर हो ना? इतना तो बोल ही सकती हो। वैशाली चिढ़ के बोली, हाँ हूँ, तुमको कोई दिक्कत? शिव हंस दिया और बोला, देखो मैं कितना अच्छा गेस करता हूँ, लेकिन बात यह है कि तुम टीचर हो लेकिन मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ, सो मुझे टीटी की धमकी देने से कुछ नहीं होगा। वैशाली की आंखें बड़ी हो गई और वो अपनी जगह पर खड़ी होकर टीटी को आवाज़ देने लगी तो शिव ने जल्दी से उसको पकड़ के बिठा दिया और शांत कराते हुए बोला, अरे मेरी टीचर बहना, काहे लंका लगा रही हो? इतने टाइम बाद घर जा रहा हूँ और तुम मुझे जेल भेजने की फिराक में हो। शिव की बातें सुन के वैशाली थोड़ा नॉर्मल हुई और शिव का हाथ अपने हाथ से हटाया और बोली, लास्ट बार बोल रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, इस बार छोड़ रही हूँ, दोबारा नहीं छोड़ूंगी। शिव ने अपना सिर हिला दिया। वैशाली फिर अपनी बुक पढ़ने लगी। कुछ देर शांति रही, फिर शिव मूंगफली खाते हुए उसके छिलके वैशाली के ऊपर फेंकते हुए बोला, टीचर जी मूंगफली खाओगे? वैशाली ने चिढ़ के शिव को देखा और बोली, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, क्यों परेशान कर रहे हो? शिव ने मुंह बना लिया और बोला, अरे झूठी टीचर, पाप लगेगा, मैंने बस खाने के लिए पूछा, ये हमारी संस्कृति है, कोई सामने बैठा हो तो अकेले नहीं खाते, और तुम हो कि ऐसे गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा रही हो, महाकाल से डरो। वैशाली चिढ़ के बोली, देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझे परेशान मत करो प्लीज़। शिव भी वैशाली के जैसे नकल उतारते हुए बोला, यार तुम क्यों परेशान आत्मा बनी घूम रही हो? वैशाली शिव को घूरने लगी तो शिव बोला, ऐसे मत देखो, तुम्हारी शक्ल बता रही है, भटकती परेशान आत्मा हो तुम, बोलो क्या दिक्कत है तुम्हें? ये शिव चुटकी बजाते ठीक कर देगा। वैशाली झल्ला के बोली, तुम दिक्कत हो और मेहरबानी करके अपना तोते जैसा मुंह बंद रखो प्लीज़। शिव ने बेचारों सा मुंह बना लिया और बोला, वैसे मेरे घर में मेरी माँ और मेरे बड़े भैया है और तुम्हारे? वैशाली कुछ नहीं बोली तो शिव फिर शरारती मुस्कान के साथ बोला, तुमने मुझे तो भाई बना लिया, लेकिन एक बार तुम मेरे बड़े भाई के बारे में सोच सकती हो? मुझे देख के तो तुम अंदाज़ा लगा ही सकती हो वो कितने हैंडसम होंगे। वैशाली गुस्से से शिव को देखने लगी। शिव फिर अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोला, तुम मुझे शादीशुदा तो नहीं लग रही हो, तो ऐसे क्यों गुस्सा कर रही हो? वैशाली गुस्से से बोली, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी। शिव बच्चों सा मुंह बना के बोला, यार तुम्हारे जैसी टीचर भाभी मिल जाएगी तो मैं तो जेल भी चला जाऊंगा। तुम्हारा गुस्सा और टीचरगिरी देख के मुझे तुम्हारे अंदर अपने भाई का रूप दिख रहा है, तुम दोनों सेम हो। सोचो, दो सेम लोग शादी कर ले तो क्या गजब शादी लगेगी। वैशाली गुस्से में अपने पैर नीचे करके अपनी चप्पल पहनने लगी तो शिव आगे बोला, तुम्हारी एज के हैं, तुमने भी आज तक शादी नहीं की और उन्होंने भी, लगता है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुमको अपनी माँ से मिलवाता हूँ। वैशाली गुस्से में खड़ी हुई और टीटी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गई। शिव को लगा शायद वैशाली बाथरूम में गई है, इसलिए वो पीछे नहीं गया। वैशाली टीटी को ढूंढते हुए दूसरे कोच तक आ गई, लेकिन वो कोच खाली था और कुछ आदमी बैठे थे, ताश खेलते हुए शराब पी रहे थे। वैशाली को ये बात इलीगल लगी
उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उन सबकी वीडियो बनाने लगी ताकि कंप्लेन कर सके। लेकिन पीछे से एक आदमी आया और उसने वैशाली की गर्दन पकड़ ली और उसके हाथ से फ़ोन छीन के फेंकते हुए बोला, क्यों री, वीडियो निकाल रही है। उस आदमी की आवाज़ से बाकी के आदमी भी खड़े हो गए और वैशाली को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, अब ये मनोरंजन करेगी हम सबका, स्मार्ट बन रही थी, सारी स्मार्टनेस यही निकालेंगे। वैशाली डर गई और चिल्लाते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, प्लीज़ जाने दो, सॉरी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। तो वो आदमी वैशाली को धक्का देकर छोड़ते हुए बोला, तुझे बोलने लायक छोड़ेंगे तब ना। वैशाली सीधा सीट पर जाके गिरी और डर से उसके आंसू निकलने लगे। वो आदमी वैशाली की तरफ बढ़ने लगा कि तभी शिव वहाँ पर फ़ोन पर बातें करते हुए उन लोगों को साइड करते हुए आगे आया। शिव फ़ोन पर बोल रहा था, हाँ कमिश्नर अंकल, आपकी बेटी एकदम सुरक्षित है, 2 पुलिस वालों के साथ बाथरूम तक गई है। बोलते हुए शिव ने वैशाली को देखा तो हैरानी से फ़ोन पर हाथ रख के धीरे से बोला, अरे मैम, आप यहाँ क्यों बैठी है और आपके अंगरक्षक कहाँ गए? मैं अभी आपके पापा और सॉरी कमिश्नर सर से बात कर रहा था। वैशाली नासमझी से खड़ी हो गई। वो आदमी भी थोड़ा डर गए थे। ये लड़की कमिश्नर की बेटी है और 2 पुलिस वाले भी साथ हैं। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो सारे आदमी मौका देख के जल्दी से अपना सामान लेकर उतर गए। ट्रेन फिर चल दी, लेकिन वैशाली अब तक शौक में शिव को देख रही थी। तो शिव मुस्कुरा दिया और बोला, देखा, मुझ जैसे अच्छे लड़के की कंप्लेन करने का नतीजा, महाकाल ने तुमको रास्ते में ही रोक दिया। वैशाली काफ़ी डर गई थी तो सीधा शिव के गले लग गई और रोते हुए बोली, थैंक यू सो मच। शिव मुस्कुरा दिया और बोला, अब बनोगी मेरी भाभी। वैशाली शिव से दूर हुई और अपने आंसू पोंछते हुए अपना सिर नामी हिला दिया और नीचे से अपना टूटा हुआ फ़ोन लेकर अपनी सीट की तरफ चली गई। शिव भी उसके पीछे पीछे चलते हुए उसका सिर खा रहा था, अपने भाई की तारीफ़ों के पुल बांधते हुए। तुमको पता है, मेरे भाई वर्ल्ड बेस्ट भाई है, मेरा और माँ का ख्याल किसी बच्चे जैसे रखते हैं, सोचो तुम्हारा कैसे रखेंगे। बस एक बार तुम उनके दिल में अपने लिए जगह बना लो, पल को क्या सिर पर बिठा के देश दुनिया घुमा लेंगे वो, और साथ में प्यारा सा देवर जैसा भाई, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, और साथ में मेरी माँ तो पूछो मत, तुम बोलोगी तो तुरंत मंडप गड़वा के शादी करवा देंगे, बस तुम एक बार हाँ करो। वैशाली अपनी सीट पर आके बैठ गई और इस बार आराम से बोली, प्लीज़ अभी चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारे भाई का ग्रंथ नहीं सुनना। शिव खुश होते हुए बोला, तो मैं रिश्ता पक्का समझूं। वैशाली ने गहरी सांस ली और बोली, देखो, तुम बहुत अच्छे हो, पर ना मैं शादी में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही तुम्हारे भाई में, और मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसे ही किसी लड़की से अपने भाई की शादी की बात कैसे कर सकते हो। शिव थोड़ा उदास हो गया और बोला, क्योंकि अभी हम सब थक चुके हैं भाई के लिए लड़कियां देख देख के, भाई को कोई लड़की समझ ही आती नहीं है। वैशाली बोली, अच्छा तो तुमको लगता है तुम्हारे जिस भाई को कोई लड़की समझ नहीं आती वो मुझे समझेगा? शिव बोला, हाँ, क्योंकि तुमसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा तुम बिल्कुल मेरे भाई जैसी हो, बाहर से सख्त और अंदर से नरम। वैशाली उदास मन से बोली, मैं कुछ नहीं हूँ और तुम बेकार में मुझसे कोई उम्मीद ना पालो, अपने भाई के लिए कोई दूसरी ढूंढ लो। शिव ने मुंह टेढ़ा कर लिया और अपने फ़ोन में अपने भाई की फ़ोटो निकाल के वैशाली को दिखाते हुए बोला, एक बार देख तो लो, क्या पता देखते ही दिल हार जाओ। वैशाली ने एक नज़र भी फ़ोटो को नहीं देखा और अपनी बुक ओपन करते हुए बोली, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। शिव की आंखें बड़ी हो गई और बोला, मतलब तुम? लेकिन शिव आगे बोलते चुप हो गया। वैशाली समझ चुकी थी शिव क्या बोलना चाहता और क्या समझ रहा है, इसलिए वो भी बोल दी, हाँ, मुझे लड़कियां पसंद है। वैशाली ऐसा बोल के शिव का भाई और शादी ग्रंथ बंद करना चाहती थी, वरना सच्चा प्यार तो उसने भी किसी से किया था, शादी बच्चे सबके सपने देखे थे, लेकिन उसकी कुंडली ने उसकी सारी खुशियाँ डस ली। वो कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि अपने प्यार का इजहार करे। उसके सामने पहले ही अपनी कुंडली और घोर मांगलिक होने का सच आ गया था, और सच जानने के बाद जब उसके घर वाले इतने परेशान हो गए और उसको दोष देने लगे तो कोई दूसरा इंसान क्या ही उसका साथ देता। वैशाली को लड़कियां पसंद है बोलने पर शिव का दिल टूट गया था। उसको वैशाली बहुत पसंद आई थी अपने भाई के लिए, एकदम सिंपल, सोबर, प्यारी, समझदार, किसी भी हालत में धैर्य रखने वाली। वरना जितना उसने सिर खाया था वैशाली का, कोई और लड़की होती तो उसका या तो सिर फोड़ देती या फिर पुलिस में कंप्लेन कर देती।
पर जब वैशाली को लड़का ही नहीं पसंद है तो वो बेचारा बात कैसे आगे बढ़ाई।